Welcome, dear friends, to Aspirant Jaspreet. Today, we are going to discuss Chapter 2 of Class 12 Business Studies Principles of Management. So, what are Principles of Management? These are broad and general guidelines for managerial decision making. Guidelines means these are some instructions or they provide us direction कि एक मैनेजर को कैसे एक्शन लेना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. दीज गाइडलाइंस आर फॉर मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. ये गाइडलाइंस, ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. दे डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर. जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि समय समय पे इनमें हम कुछ चेंजेस कर सकें, इनमें बदलाव कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें. These are guidelines to action and decision making. ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की हेल्प करते हैं एक्शन लेने में और डिसीजन लेने में. एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च हैविंग टेक्निकल नेचर. ये काफी सारी रिसर्च करके बनाए गए हैं स्पेशली ऑन ह्यूमन बिहेवियर. सो दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो भी डाली है अपने चैनल पे, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल. इन्हें काफ़ी रिसर्च से बनाया गया है. सो ये मैनेजर्स जो हैं ये इसे अप्लाई कर सकते हैं हर सिचुएशन में. बिजनेस स्मॉल है, बिजनेस बड़ा है, दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसा भी बिजनेस है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सपोज कोई भी स्कूल है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज. सेकेंड, जर्नल गाइडलाइंस. जर्नल गाइडलाइंस मीन्स ये एक मैनेजर को सिर्फ एक हेल्प प्रोवाइड करती हैं. ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है. ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं कि ये सिचुएशन है तो आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर दो. मैनेजर्स को बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है, उन सबको स्टडी करके उन प्रिंसिपल में कुछ चेंजेस करके वो उन्हें अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. सो दे प्रोवाइड ओनली डायरेक्शन कि व्हाट वी हैव टू डू. थर्ड, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर. जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हैं, उनकी प्रैक्टिस पर है. फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स दे कैन बी मॉडिफाइड. इनमें चेंजेस कर सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. दीज आर मेनली बिहेवियरल मीन्स इन्हें ह्यूमन बिहेवियर पे ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है. सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स दे कैन बी अप्लाइड and can be used in similar situations. Cause and effect relationship means suppose एक इवेंट से अगर कोई दूसरा इवेंट घटित होता है तो these principles कुछ चेंजेस करके ये सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई किए जा सकते हैं और मैनेजर्स की हेल्प करते हैं. कॉन्टिजेंट. देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इन्हें अप्लाई किया जाता है. सो दे आर कॉन्टिजेंट इन नेचर. नाउ वट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं. मैनेजर एक इंसाइट ले सकते हैं, मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या उसका इफेक्ट होगा. और इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज का. हम ऑर्डर, डिसिप्लिन ये सब मेंटेन रख सकते हैं. एंड दीज आर फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च वर्क. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजंस. इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम जो भी डिसीजन लेंगे उसे साइंटिफिक डिसीजन ही कहा जाएगा. मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि हमारे इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम प्रिंसिपल्स को भी उनके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. ये मैनेजर्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन का भी ध्यान रखते हैं. ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो एम्प्लॉयज से उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन अप्लाई करवा सके काम में. एम्प्लॉयज विल वर्क मोर एंड ऑल्सो विल अर्न मोर. सो नाउ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टेलर्स प्रिंसिपल और ऑल्सो हेनरी फ्योल प्रिंसिपल. सो टेलर हैज गिवन अस साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस. एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जितने भी हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनमें साइंस को अप्लाई करो. FW टेलर ने कहा था. ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. ही एनालाइजेस. इन्होंने काम को अच्छे से जांचा साइंटिफिकली, साइंस के थ्रू, एंड फाइंड्स आउट वन बेस्ट वे टू डू एनी वर्क. FW टेलर ने कहा था देयर शुड बी वन बेस्ट वे टू डू एनी वर्क.
एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। सो ये अब अपने प्रिंसिपल्स में क्या कहते थे, इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। इन्होंने कहा था कि मैनेजर ने कह दिया तो बस एम्प्लॉइज ने कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्क है, कोई भी मेथड है, वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए जिससे कंपनी को सक्सेस मिल सके। देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंट मेथड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी। टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड मेथड, साइंटिफिक मेथड और टेक्निक्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क एंड स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी नोन टू द वर्कर्स। स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड output, or we can say standard method, should be known to the workers. For what? To save energy and to save time. सेकेंड प्रिंसिपल में ये कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इट मीन्स वर्कर्स को और मैनेजर्स को अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। उन दोनों को ये समझना पड़ेगा दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट। वर्कर्स भी जितने जरूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उतने ही जरूरी मैनेजर्स भी हैं। इसके लिए FW टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का सहारा लिया है, मेंटल रेवोल्यूशन की मदद ली है। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स चेंज इन द माइंडसेट और बिहेवियर ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर। दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड प्रिंसिपल में FW टेलर कहते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मीन्स ये उसी को हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है, एड ऑन है ये प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि मैनेजर्स और वर्कर्स ने ये तो समझ लिया कि ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इन्हें ये भी समझना होगा दैट दे नीड, वर्कर्स को मैनेजर्स की जरूरत है और मैनेजर्स को वर्कर की जरूरत है। मीन्स दे नीड ईच अदर लाइक अ वन फैमिली। तो उन्हें वन फैमिली की तरह रहना है। कॉम्पिटिशन को छोड़ के उन्हें कॉपरेशन को अपनाना है, कॉम्पिटिशन को छोड़ के उन्हें कॉपरेशन को अपनाना है। मैनेजर ने एम्प्लॉइज के सजेशंस लेने हैं। सजेशन ऑफ वर्कर शुड बी एडॉप्टेड सो डैट जो वर्कर्स हैं वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, वो अपना समझें कि मैनेजर्स हमें कंपनी का हिस्सा ही समझते हैं और मैनेजर्स को भी जितने भी प्रॉफिट हुआ है वो वर्कर्स के साथ बांटना होगा। फोर्थ प्रिंसिपल में ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इट मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स लेके आए, 100% रिजल्ट लेके आए, तो मुझे उन्हें पढ़ाना भी उस लेवल का होगा। इसका मतलब है मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को इतना ट्रेन करना होगा जितना वो चाहते हैं उनसे कंट्रीब्यूट करना। मैनेजर्स को हेल्प करना होगा एम्प्लॉइज की ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, तो एम्प्लॉइज को उतनी ट्रेनिंग देनी होगी और प्लस उन्हें ऐसी ही जॉब दो जो उन्हें सूट कर सके, जो उन्हें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हो। सो FW टेलर ने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ये कहते थे जब इन्होंने क्वालिटीज का चार्ट बनाया कि एक गुड मैनेजर के पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इन्होंने देखा कि एक गुड मैनेजर में ये क्वालिटीज, सारी क्वालिटीज फिट हो ही नहीं रही हैं। तो इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट बनाए। इसके लिए इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट बनाए जिनमें ये सारी क्वालिटीज थी और हर वर्कर उन 8 स्पेशलिस्ट के नीचे होगा। हर वर्कर उन 8 स्पेशलिस्ट के नीचे काम करेगा। मीन्स हर वर्कर के ऊपर 8 बॉसेस होंगे। सो फर्स्ट टेक्निक थी फंक्शनल फॉरमैनशिप। इन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन वर्क को अलग अलग रखा। प्लानिंग वर्क में 4 बॉसेस रखे प्लस प्रोडक्शन वर्क में 4 बॉसेस रखे। प्लानिंग वर्क में इन्होंने बोला कि आप सिर्फ प्लान ही करिए, आप सिर्फ प्लान ही करिए, और प्रोडक्शन जो इंचार्जेस थे उन्हें इन्होंने बोला कि आप उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए, आप उन प्लानिंग को अप्लाई करिए। सो लेट अस सी प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्जेस में कौन कौन से बॉसेस आ रहे हैं। अल्टीमेटली यू कैन सी अंडर ऑल दीज 8 प्रोफेशनल्स ओनली अ सिंगल वर्कमैन इज देयर। मीन्स हर एम्प्लॉय के ऊपर 8 बॉसेस हैं। So these are these 8 specialists. So these are that 8 professionals under planning in charge. First is instruction card clerk, जो employees को instructions provide करेंगे step by step work करने के लिए. Second is route clerk, which will specify the route of production, काम करने का तरीका, way of production. Third is time and cost clerk. Time and cost clerk will prepare the time and cost sheet. Means कितना standard time है और कितना पर कॉस्ट इनका एक्सपेंडिचर आना चाहिए पर प्रोडक्ट बनाने पे। एंड डिसिप्लिन प्रोफेशनल विल मेक श्योर ऑल ओवर डिसिप्लिन इन द
organization. So instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. Second is production in charges. So under production in charge, first is speed boss. Speed boss ध्यान रखेंगे टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो एंड एक्यूरेट हो, सही काम को सही समय पे करना. गैंग बॉस विल टेक केयर ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स, मशीन्स और टूल्स को रेडी रखेंगे ऑपरेशंस के लिए. रिपेयर बॉस ये ध्यान रखेंगे कि जो मशीन्स एंड टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे, मीन्स उनकी रिपेयरिंग का काम देखेंगे. एंड इंस्ट्रक्टर विल चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क. So second technique given by F.W. Taylor is standardization and simplification of work. So F.W. Taylor कहते थे कि बेसिकली हमें अपने प्रोडक्ट लाइंस को रिड्यूस करना चाहिए. मींस अगर हम 10 प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं तो हमें बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स पे या 2-3 प्रोडक्ट्स पे ही वर्क करना चाहिए और अच्छे से अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स को, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी जो हो वो रिड्यूस हो सके. सो व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? रेफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लस, मींस एक्स्ट्रा वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेव अवर कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. मीन्स जिन वैरायटी से, जिन प्रोडक्ट लाइन से हमें लॉसेज हो रहे हैं या अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें उन्हें देख के डिलीट या एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल, मशीन, क्वालिटी और टाइप और साइजेस ऑफ प्रोडक्ट. सो जब ये स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉयज को पता होंगे तो उन्हें एक डायरेक्शन मिलेगी कि उन्हें काम कैसे करना है. सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. थर्ड इज मेथड स्टडी. इसमें F.W. टेलर ने कहा था कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज से हमें कुछ वर्क करवाना है तो हमें एक वर्क को करने के काफी सारे तरीके होते हैं. अब हमें उन सारे मेथड्स को अप्लाई करके उनमें से एक बेस्ट सूटेड प्लान लेना पड़ेगा जिसमें सबसे कम टाइम लगे, सबसे कम समय लगे और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जिसमें हमारा प्रोडक्शन करने में सबसे कम खर्चा आ रहा है. टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स उसमें कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए इन द यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल. फोर्थ टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर इज मोशन स्टडी. मीन्स जब हमारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो नेसेसरी मोशंस के साथ साथ वर्कर्स कई अननेसेसरी मोशंस भी करते हैं. अननेसेसरी मोशंस मींस एक सीट से दूसरी सीट तक जाना, या कोई चीज की नीड है तो किसी डेस्क पर जाना. सपोज सीजर की ही नीड है एक एम्प्लॉय को, तो हमें ये जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं इन्हें स्टडी करके इन्हें हटाना पड़ेगा. मीन्स वर्कर को जिस भी चीज की जरूरत है वो उसके डेस्क पे ही प्रेजेंट होनी चाहिए, सो डैट इन लेस टाइम प्रोडक्शन शुड बी कंप्लीटेड. टू एनेबल द एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम एंड एफिशिएंटली. फिफ्थ टेक्निक गिवन बाय हिम वाज टाइम स्टडी. मींस F.W. टेलर कहते थे कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है वो हमें सारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय सपोज A कितने टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है, B कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है और C कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. तो उन सब का टाइम लेके हमें एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस एवरेज टाइम को हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे जो हमारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि इतने मिनट्स में हमें इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन, ये ध्यान में रखना, सुनिश्चित करना दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड. और F.W. टेलर ने ये भी कहा था कि अगर एक काम को करने के लिए 2 ही पर्सन हमें नीडेड है तो हमें वहां पे 3 पर्सन को जॉब नहीं देनी है. सो टाइम स्टडी हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताता है, हमें एक जॉब में कितने एम्प्लॉयज लगाने हैं, और हमें टाइम भी बताता है कि स्टैंडर्ड टाइम जिसमें हमें वर्क कंप्लीट करना है. इससे हम बेस्ट इंसेंटिव स्कीम बना सकते हैं, प्रॉपर वेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना खर्चा निकाल सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज पे कितना खर्चा बैठेगा. सिक्स टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर वाज फैटीग स्टडी. फैटीग स्टडी हमें कहती है कि एम्प्लॉयज काम करते करते फैटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उन्हें समय समय पर रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना स्टेमिना दोबारा से रिगेन कर पाए और उनकी हेल्थ पे कुछ सीवियर इफेक्ट्स ना पड़े और वो बेस्ट एफर्ट दे पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में. सेवंथ इज डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम हमें कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स एफिशिएंट होते हैं और कुछ इनएफिशिएंट. सो हमें एफिशिएंट वर्कर्स को, मींस जो वर्कर्स स्टैंडर्ड टारगेट अचीव कर रहे हैं या उनसे ज्यादा अचीव कर रहे हैं, तो हमें उन्हें रिवार्ड देना होगा या फिर हमें उन्हें मोर वेजेस देनी होगी ताकि जो वर्कर्स काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है, वो मोटिवेट हो सके, वो भी मोटिवेट हो सके कि अगर हम काम करेंगे तो हमें भी मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे और ज्यादा सैलरी हमें मिलेगी. एट्थ टेक्निक गिवन बाय हिम वाज मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन हमें कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा. दोनों को ये मानना पड़ेगा दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट.
हर कोई वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए जरूरी है और मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स जरूरी है। ईच वंस रोल इज इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम रख के, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम रख के हम एक एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच। मैनेजमेंट में जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो वर्कर्स के साथ शेयर करे और वर्कर्स के जो सजेशंस है उन्हें अप्लाई किया जाए कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। So now comes Fayol's principles of management. Henry Fayol was a French mechanical engineer. He also gave us 14 general principles of management, and he wrote a book in 1949, Journal and Industrial Management. For this work, for this contribution, he is also known as the father of journal management. So he has given us 14 principles, and जिन्हें मैनेजर अप्लाई करके, जिन प्रिंसिपल्स को मैनेजर अप्लाई करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज से बेस्ट कंट्रीब्यूशन ले सकता है। सो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हमें क्या कहता है? दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, और हर टास्क को एक प्रोफेशनलिस्ट परफॉर्म करे। हर टास्क परफॉर्म करने में जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, विच विल लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी, जिससे काम बहुत ही अच्छे से होगा, टाइमली कंप्लीट होगा और विद इन द कॉस्ट होगा। सो वर्क शुड बी डिवाइडेड। सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। Managers should be given some power. Authority means power. Authority means power. Managers should be given some power ताकि वो एम्प्लॉइज से ओबीडियंस ले सके। अगर हमारे पास पावर होगी, मैनेजर के पास पावर होगी, तभी तो एम्प्लॉइज मानेंगे उनकी बात। और जितनी हम उन्हें पावर दे रहे हैं मैनेजर्स को, प्लस उतनी ही हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके एम्प्लॉइज पे। सो मैनेजर और वर्कर में एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। मैनेजर इज सुपीरियर वेयर एज एम्प्लॉय इज subordinate, and employee should be answerable. Employee is accountable. Accountability means answerable to the manager कि काम अभी हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ और कब तक होगा। थर्ड इज डिसिप्लिन। सो बिना डिसिप्लिन के तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम स्मूथली हो ही नहीं सकता। सो डिसिप्लिन मीन्स सारे एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को should be they should be obedient to the organization rules एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें जितनी भी रूल्स एंड कंडीशंस लिखी हैं वो मैनेजर्स प्लस वर्कर्स को माननी पड़ेंगी, और पूरे ऑल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की सिचुएशन, ऑर्डर की सिचुएशन होनी चाहिए ताकि जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो। मीन्स एम्प्लॉइज जो है वो टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, अब उन्हें स्टैंडर्ड टाइम, टारगेट सब पता होना चाहिए। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉयज ये बहाना भी कर सकते हैं कि मैं उस बॉस का काम कर रहा था या मैं इस बॉस का काम कर रहा था। सो नंबर ऑफ बॉसेस नहीं होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए ताकि ना तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो और जो काम है वो भी टाइमली कंप्लीट हो। फिफ्थ प्रिंसिपल हमें कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं और सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, बट हमें उन्हें ये समझाना है एक अच्छे मैनेजर को, और उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है। और वो डायरेक्शन क्या है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना है। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ही पहले जो गोल्स हैं, वो टारगेट्स हैं, वो कंप्लीट करने हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की तरक्की होती है तो उनकी तरक्की, उनके प्रमोशन, उनकी सैलरी अपने आप बढ़ेगी। Each group of activity should have the same objective, means one head and one plan. One head and one plan. So this makes sure unity of action and coordination. इसकी वजह से जो सारे एम्प्लॉइज हैं वो बंधे रहते हैं, आपस में इकट्ठा रहते हैं और एक टारगेट को अचीव करते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल हमें कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। मीन्स एम्प्लॉइज को अपने छोटे छोटे जो उनके इंटरेस्ट हैं उन्हें पहले ना रखते हुए उन्हें एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उन्हें पहले रखना होगा। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में हम एक फैमिली की तरह वर्क करते हैं, तो पहले हमें अपनी कंपनी को ध्यान में रखना होगा, एक कंपनी के टारगेट अचीव करने होंगे। सेवंथ प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें एम्प्लॉइज को इतनी अच्छी सैलरी हम दे, कॉम्पिटिटिव, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें उसे इतनी सैलरी देनी है ताकि वो मोटिवेटेड रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और वो अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके।
मैं ये नहीं कह रही कि आप एम्प्लॉय को 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, अगर आप 50,000 मार्केट में उस चीज काम की कीमत है, बट उसे हम इतनी अच्छी सैलरी दें कि वो उसे कम सैलरी भी ना दें हम, कि वो डीमोटिवेट हो जाए। 8 प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर का, डिसीजन मेकिंग पावर का एक ही सिंगल पर्सन के हाथ में होना, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर का बंटना, टू डिस्पर्सल ऑफ पावर अमंग मोर देन वन पर्सन मीन्स। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि अगर टॉप लेवल को अपने टाइम को बचाना है तो कुछ जो डिसीजंस है, जो कुछ डिसीजंस हैं वो अपने मैनेजर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मैनेजर्स को दे सकते हैं। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम पावर एक ही हाथ में रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करें, हम कुछ पावर्स अपने मैनेजर्स को भी अगर दें, एम्प्लॉइज से वो अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। सो जो की डिसीजंस है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो टॉप मैनेजमेंट अपने पास रख सकता है, और कुछ डिसीजंस जो है वो उन्हें मैनेजर्स को पावर देके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इन पे काम आप करो। 9th प्रिंसिपल हमें कहता है स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में इंफॉर्मेशन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। स्केलर चेन मीन्स द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन के लिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में एक लाइन है। सपोज ए विल कम्युनिकेट टू बी, और फिर बी इंफॉर्मेशन कहाँ पास करेगा, सी को, सी इंफॉर्मेशन देगा डी को। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो सेम लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई को डी, सी, बी या ए तक इंफॉर्मेशन पास करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ही आई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। इन द सेम वे डी डायरेक्टली एच से कॉन्टेक्ट कर सकता है और सी डायरेक्टली जी से कम्युनिकेट कर सकता है। बट फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, ताकि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसका लॉस ना हो सके, लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो। 10th प्रिंसिपल हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स एवरी मैन एंड एवरी मटेरियल शुड हैव द प्रॉपर प्लेस। एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसकी प्लेस कहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस जितने भी मशीन्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सब अपनी अपनी प्लेस पे होने चाहिए। इससे अननेसेसरी मूवमेंट्स भी रिड्यूस होंगे, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद इन लेस टाइम। और सब चीज ऑर्डर में रहने से जो हमारा वर्क है, जो कंपनी के टारगेट है, वो बहुत ही कम समय में पूरे हो जाते हैं, एंड विद इन लेस कॉस्ट। 10th प्रिंसिपल हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स हमें किसी भी इंप्लॉय के साथ किसी भी बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करना है। हमें सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, वो किसी भी रिलीजन से है, किसी भी जेंडर से है, मेल है, फीमेल है, उनकी सैलरी किसी भी पॉइंट पे हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। वी शुड प्रोवाइड देम ऑल्सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उन्हें आगे ग्रो करने के लिए भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्शन के बाद, उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद, उन्हें इतना मौका देना है, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम तक उनकी जॉब पोस्ट पे रखना है, ताकि वो अपना जो रिजल्ट है वो शो कर सके। जल्दी जल्दी उन्हें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करना है एम्प्लॉयज को। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो द रिजल्ट। हमें एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम देना है, इनफ टाइम, ताकि वो अपनी जो काबिलियत है वो दिखा सके। 13 प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन्स हमें वर्कर्स को इतना मोटिवेट रखना है कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैनेजर्स की, वर्कर उसमें सजेशंस दे, वो कंपनी को अपनी एक फैमिली की तरह रखें, एक फर्स्ट स्टेप ले। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर एंड बेटर। अगर हम अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस मांगेंगे तो एम्प्लॉयज को ये फील होगा कि जो मैनेजर्स हैं वो हमें कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। सो एम्प्लॉयज इससे मोटिवेट होके जो काम है वो और बेटर करने की कोशिश करते हैं। 14th प्रिंसिपल हमें कहता है एस्पिरेंट डी कॉप्स। ये हमें सिखाता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है और एवरीबडी शुड वर्क इन टीम। इट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज में एक फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी एक टीम की, सो डेट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। वो अपने बेस्ट एफर्ट दे सके टीम में काम करते हुए। ये नहीं कि कोई एम्प्लॉय इस गोल पे काम कर रहा है या इस गोल पे काम कर रहा है। सारे एम्प्लॉयज को एक ही डायरेक्शन में चलते हुए, एक ही टीम में रहते हुए, पूरी यूनिटी के साथ, हार्मनी के साथ कंपनी के जो गोल्स हैं उसे अचीव करने होंगे। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर्स प्रिंसिपल। जहां पे टेलर ने शॉप फ्लोर पे काम किया है,
मीन्स बेसिकली उसने प्रोडक्शन और प्लानिंग इन चार्जेस पे काम किया है। वहीं पे फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। फ्योल के प्रिंसिपल हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। और टेलर ने बेसिकली हमें प्लानिंग प्लस प्रोडक्शन इन पे काम करना सिखाया है। उसने इसमें 8 प्रोफेशनल्स दिए हैं। टेलर का मानना था कि एक मैनेजर में वो सारी खूबियां नहीं हो सकती हैं, इसीलिए उसने 8 प्रोफेशनल्स बनाए। 8 प्रोफेशनल्स बनाए एंड हर वर्कर के ऊपर वो 8 प्रोफेशनल्स थे उसे गाइड करने के लिए।